हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेजपुर में। आज के वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी डिस्कशन किए हुए हैं, लेकिन मैं दोबारा डिस्कशन कर रहा हूं क्योंकि आपका एग्ज़ाम भी नज़दीक आ गया है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। मैं वीडियो को लाइक या शेयर करने के लिए अभी नहीं बोलूँगा, आप वीडियो को अंत तक देखिए। अंत तक देखने के बाद अगर इस प्रश्न को आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आप नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जब आपको लगेगा कि नहीं मैं अब इन प्रश्नों को कभी भी किसी को भी मैं समझा सकता हूँ, कभी भी मैं इसे नहीं भूलूंगा, तभी जाके आप इस वीडियो को लाइक या फिर शेयर कीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं आज के प्रश्न को। तो हम क्लास 10th ज्योग्राफी जो हमारा भूगोल, उसी के कुछ प्रश्न को हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं? समोच्च कृषि ये एक ऐसा प्रश्न है आज के वीडियो में जो हमने आज 4 प्रश्न आपके लिए लाया है। ये चारों प्रश्न कई बार प्रीवियस ईयर में पूछा गया, संभावना है कि आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है कि समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं? तो समोच्च कृषि एक्चुअल में होता क्या है? तो समोच्च कृषि किया जाता है जो भी हमारा पहाड़ी वाला, यानी जिस भी राज्य में पहाड़ ज़्यादा है, जिस भी राज्य में ज़मीन समतल ना हो के ढलान वाला है, हम वहाँ पर समोच्च कृषि करते हैं। तो समोच्च कृषि कहाँ किया जाता है? तो जब पर्वतीय क्षेत्रों में या ढलानों पर वृत्ताकार जोतकार कृषि कार्य किया जाता है। वृत्ताकार मतलब मान लीजिए ये कोई समतल, हमारा जो हमारे एरिया में बिहार में जो मूल रूप से ज़मीन पाया जाता है वो पूरा समतल होता है, लेकिन अगर यही ज़मीन इस प्रकार से होता, इस प्रकार से ढलान टाइप में होता, पहाड़ी इलाके में आपको पता है कि ज़मीन बहुत ही ऊबड़ खाबड़ होती है, तो वहाँ पर समोच्च कृषि, तो वहाँ पर क्या किया जाता है, ज़मीन के जो ऊपर का जो इसका जो भी पोषक तत्व है वो ज़मीन मतलब जो आपका क्षेत्र है जितना, उसी में बना रह सके, इसके लिए इसको क्या किया जाता है, वृत्ताकार तरीके से पूरा घेर दिया जाता है, ताकि जो भी पोषक तत्व है वो जल के माध्यम से, क्योंकि जब आप इसमें पानी मतलब सिंचाई करोगे, तो सिंचाई जब करोगे तो जल के माध्यम से ऊपर का जो भी होगा ये क्या होगा, नीचे तक आ जाएगा। तो इनसे आपका पोषक तत्व एक भाग का पूरा कम हो जाएगा और दूसरे भाग में ज़्यादा हो जाएगा। तो इसी चीज़ को रोकने के लिए, या दूसरे के खेत में चला जाएगा, इसी चीज़ को रोकने के लिए क्या किया जाता है, समोच्च कृषि किया जाता है। समझ में आ गया? आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए, जब पर्वतीय क्षेत्रों में या ढलानों पर वृत्ताकार जोत कर कृषि कार्य किया जाता है तो इसकी आकृति कैसी हो जाती है, समोच्च रेखा की जैसी हो जाती है। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, समोच्च कृषि कहते हैं। और ये करते क्यों हैं? ताकि समोच्च कृषि करने से ना खेतों का जो भी पोषक तत्व है ये जलों के द्वारा दूसरे के जमीन में या फिर दूसरे के खेतों में नहीं जाता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन अपर्दन वाले क्षेत्रों में कृषि की कौन सी पद्धति की जाती है? पवन अपर्दन वाले, तो एक्चुअल में पवन का यहाँ पर मतलब क्या है भाई, हवा। पवन को हम हवा के रूप में भी जानते हैं। तो जिस भी क्षेत्र में जहाँ पर हवा की गति 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हो, तो वैसे क्षेत्र में हम कौन सी कृषि करते हैं? तो वहाँ पर याद रखना है, पवन अपर्दन वाले क्षेत्रों में कृषि के लिए जो है ना, आपके खेत की मिट्टी दूसरे के खेतों में नहीं जाए, उनको रोकने के लिए उधर हम लोग पट्टिका कृषि करते हैं। उधर कौन सी कृषि फेमस होती है? पट्टिका कृषि। ठीक है, तो अब आंसर को देख लीजिए, पवन अपर्दन वाले क्षेत्रों में पट्टिका कृषि उपयोगी मानी जाती है। पट्टिका, पट्टिका क्या होता है? तो दो फसलों के बीच में जो आप क्यारी लगाकर जो फसल लगाते हो ना, उनके बीच में ये जो मान लीजिए यहाँ पर आपने पौधा लगाया, इधर भी आपने पौधा लगाया, तो इनके बीच का जो ये वाला जो हिस्सा है ना, इनके बीच वाला, तो यहाँ से एक मिनट, चलिए अब आपको आवाज जा रही होगी। तो पवन अपर्दन क्या है? तो पवन अपर्दन वाले क्षेत्रों में कौन सी कृषि की जाती है? पट्टिका कृषि की जाती है या फिर उपयोगी मानी जाती है। यह कृषि फसलों के बीच घास की पट्टियां बनाकर की जाती है। तो कैसे? देखिए, जैसे मान लीजिए ये हमारा, अब हम बना के ही बताते हैं, ये मान लीजिए दो हमारा क्यारी हो गया, यहाँ पर आपने फसल लगाया, यहाँ पर लगाया, और इधर भी मान लीजिए आपने फसल लगाया, तो आपके ये बीच का जो भाग है ना, ये बीच वाला हिस्सा जो है, या जो आपने यहाँ पर फसल, ये आपका मान लीजिए फसल हो गया, ठीक है, ये फसल हो गया,
ये फसल हो गया। अब इनके बीच में जो ये वाला जो खाली स्थान है, तो जब हवा की गति 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से चलेगी, तो आपके खेत का जब नमी खत्म हो जाएगा, नमी समाप्त हो जाएगा, तो मिट्टी में जब नमी नहीं होगी, तो जकड़न नहीं होगी, तो वो हवा के साथ दूसरे के खेतों में आपके खेत की मिट्टी उड़कर चली जाएगी। इसी को रोकने के लिए क्या किया जाता है, यहाँ पर छोटे छोटे पौधे लगाए जाते हैं, घास लगाए जाते हैं। ये क्या करता है, तो जब हवा की गति तेज होती है, जब आपके खेत की मिट्टी उड़कर जाना चाहती है हवा के साथ, तो वो पौधों के साथ टकराकर, जो छोटे घास हैं उनके साथ टकराकर आपके खेतों में ही रह जाती है। हम ऐसी ही कृषि की पद्धति को हम क्या कहते हैं, पट्टिका कृषि कहते हैं। वही हमने लिखा भी है। पवन अपर्दन वाले क्षेत्रों में, अपर्दन का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह जाना। तो जहां पर हवा की गति तेज होती है, जहां पर हवा के माध्यम से मिट्टी एक खेत से दूसरे खेत में जाती है, हम उसको रोकने के लिए पट्टिका कृषि करते हैं। पट्टिका कृषि मूल रूप से दो फसलों के बीच में हम क्या करते हैं, क्यारियां बनाकर बीच में घास लगा देते हैं, जिनसे क्या होता है, आपके खेत का धूल के माध्यम से मिट्टी दूसरे के खेत में नहीं जा पाती है। ठीक है। हमारा तीसरा प्रश्न आज का, फसल चक्रण से आप क्या समझते हैं। फसल चक्रण, फसल तो आपको समझ में आता है, गेहूं, धान, मकई, जौ, बाजरा, ये सब का सब फसल है। चक्रण का मतलब होता है ये बार बार जो करते हैं। तो फसल चक्रण एक्चुअल में है क्या, तो जब आप दो मुख्य फसलों के बीच में, मुख्य फसल क्या, जैसे धान, गेहूं, मकई, ये हमारा मुख्य फसल है। तो जब दो मुख्य फसलों के बीच में हम दलहन या तिलहन के पौधों की खेती करते हैं, तो हम ऐसे ही कृषि को या इसी को हम क्या कहते हैं, फसल चक्रण कहते हैं। तो फसल चक्रण एक्चुअल में, फसल चक्रण में हम क्या करते हैं, तो दो मुख्य फसलों के बीच में दलहन या तिलहन पौधों की बोआई को ही, खेती करना ही फसल चक्रण कहलाता है। फसल चक्रण से क्या होता है, मृदा का, यानी मृदा का मतलब मिट्टी का पोषक स्तर जो है यह बरकरार रहता है। क्यों, क्योंकि दलहन और तिलहन पौधों के जड़ों में नाइट्रोजन, यानी राइजोबियम नाम का तत्व पाया जाता है, जो नाइट्रोजन बना के रखता है। तो इसीलिए हमें दो फसलों के बीच में, चाहे आप मकई के बाद धान लगाते हो या धान के बाद गेहूं लगाते हो, तो आप जो भी लगाते हो, तो दो मुख्य फसलों के बीच में एक बार दलहन या तिलहन का खेती जरूर करना चाहिए। ठीक है। चलिए, हमारा 4 नंबर का प्रश्न है आज का, बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं। बहुउद्देशीय परियोजना, बहु का मतलब होता है ज्यादा, उद्देश्य तो आप समझ में आता है, हम कोई भी कार्य करते हैं तो किसी भी कार्य के पीछे हमारा कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो बहुउद्देशीय परियोजना किसे कहते हैं, तो कोई ऐसी परियोजना या कोई ऐसा विकास जिसमें क्या हो, एक से अधिक या एक साथ कई उद्देश्यों की पूर्ति करता हो, या एक साथ कई उद्देश्यों का लाभ छिपा हो, है ना। बहुउद्देशीय परियोजना किसे कहते हैं, तो कोई ऐसी परियोजना जिसमें एक साथ कई उद्देश्यों की पूर्ति होती हो, हम ऐसे ही परियोजना को बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। तो अर्थशास्त्र में आप इसका क्या हो जाएगा, विकास की कोई ऐसी परियोजना जिसमें एक साथ कई विकास हो या एक साथ कई लाभ हो, हम ऐसे ही परियोजना को बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ, भारत आज़ाद हुआ, तो भारत की अर्थव्यवस्था उतनी अच्छी नहीं थी। तो अर्थव्यवस्था को अच्छा करने के लिए एक साथ, मतलब हमें कई सारी परियोजना पर काम करना था, कई तरीके से हमें भारत की अर्थव्यवस्था को अच्छा करना था। तो इसके लिए क्या किया गया, भारत के आज़ाद होने के बाद देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना पर बल दिया गया। यानी हमारा देश आत्मनिर्भर बन सके, इसके लिए हमने मूल रूप से नदी घाटी परियोजना पर काम किया। तो नदी घाटी परियोजना एक ऐसी परियोजना है जिसमें एक साथ कई सारे लाभ छिपे होते हैं। तो इस प्रश्न को आप ऐसे भी लिख सकते हो, बहुउद्देशीय परियोजना हम वैसी परियोजना को कहते हैं जिसमें एक साथ कई लाभ हो, या कोई एक ऐसी परियोजना जिसका उद्देश्य एक साथ कई लाभ को अर्जित करना हो, हम ऐसी ही परियोजना को बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। बहुउद्देशीय परियोजना का प्रमुख उदाहरण है नदी घाटी परियोजना। तो नदी घाटी परियोजना लिख दीजिएगा। अब इसके बारे में लिख दीजिएगा, नदी घाटी परियोजना के मुख्य उद्देश्य या मुख्य लाभ निम्नलिखित हैं। जैसे हम जब एक नदी पर परियोजना, मतलब किसी भी प्रकार का डैम बनाते हैं, बांध बनाते हैं, तो उनसे हमारा फायदा क्या होता है, सबसे पहले हम बाढ़ को नियंत्रण कर सकते हैं। इनके साथ ही मृदा अपरदन इन मिट्टी के कटाव को हम रोक सकते हैं, मछली पालन कर सकते हैं, विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं, हम परिवहन
बना सकते हैं, इनके साथ ही साथ हम पर्यटक को बढ़ावा दे सकते हैं। तो ऐसे कई सारे लाभ छिपे होते हैं हम नदी घाटी परियोजना में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चारों प्रश्न समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं, पवन अपर्दन वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की कृषि की जाती है, उनके साथ ही फसल चक्रण से आप क्या समझते हैं, बहुउद्देशीय परियोजना किसे कहते हैं या क्या है, या बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं, ये चारों का चारों प्रश्न आपका क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इसमें से किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी लगता है कि कुछ कन्फ्यूजन है, तो आप एक बार वीडियो को पीछे कीजिए, फिर से आप इस वीडियो को देखिए, 100% आपको समझ में आएगा। अगर उसके बावजूद भी समझ में नहीं आता, कहीं पर कोई कन्फ्यूजन रह गया है, तो आप अपने कन्फ्यूजन को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं उसे दूर करने का प्रयास अगली वीडियो में ज़रूर करूँगा। अब अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लिंक को आप अपने 20 दोस्तों के साथ, ज़्यादा नहीं, आपको अपने प्रिय 20 दोस्तों के साथ इस वीडियो के लिंक को शेयर करना है। आप फेसबुक पर अपने दोस्तों के साथ इन्हें टैग जरूर कीजिए, व्हाट्सएप स्टेटस में भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो परिवार है, हमारे परिवार के मुख्य स्तंभ जो है, मुख्य पिलर हैं, वो आप ही लोग हैं। तो जब तक आप लोग सहयोग नहीं करेंगे तो ये परिवार एक बड़ा परिवार, यानी हमारा जो अप्रोच है, हम जो चाहते हैं कि बहुत सारे लोगों का फ़ायदा हो सके, भाई बहनों का फ़ायदा हो सके, तो हम सभी तक नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन आप में इतनी पावर है कि आप सभी तक ज़रूर पहुंचा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस वीडियो के लिंक को शेयर ज़रूर करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। हम मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ इसी प्रकार के प्रश्न को लेकर। जब तक हमारा एग्ज़ाम समाप्त नहीं हो जाता है तब तक, फिर जब हमारा एग्ज़ाम समाप्त हो जाएगा 10th का, तो फिर हम नए सत्र से, नए सिरे से हम टॉपिक को लेकर आएंगे और आपके साथ डिस्कशन करेंगे। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।